दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश 69 साल का हो चुका है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ और अब वो 69वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार धूमधाम से प्रदेश की वर्षगांठ मना रही है। इस बीच प्रदेश के विकास को लेकर बहस भी शुरू हो चुकी है कि आखिर मध्य प्रदेश किसके राज में आगे बढ़ा और तमाम प्राकृतिक संसाधनों के बाद भी बाकी राज्यों की तुलना में विकास नहीं कर पाया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसको लेकर प्रदेश में राज करने वाले दोनों दलों ने अपने अपने दावे किए हैं। भाजपा का दावा है कि उसने प्रदेश के माथे से बीमारू राज्य का कलंक हटाया, तो कांग्रेस विकास के तमाम दावों पर ही सवाल उठा रही है। एक समय था जब मध्य प्रदेश की गणना बीमारू राज्यों के रूप में होती थी। न यहाँ विकास था, न रोजगार था, न सोच थी, न खेती का कोई उसमें सिंचाई का रकबा था। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले पटवाजी की सरकार, बाद में माननीय शिवराज जी की सरकार के बाद लंबे समय तक मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। आज मध्य प्रदेश शांति का टापू तो बरकरार है ही, यहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं। आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो इन्वेस्टर है वो आना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से एक अनुकूलता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश का भविष्य हर दृष्टि से सुरक्षित है, आगे है। मध्य प्रदेश की स्थापना को आज 69वां वर्ष चल रहा है। इस दौरान मध्य प्रदेश ने कई दौर देखे, कई तरह से तरक्की की है। लगातार निरंतर जो है यहाँ के लोगों ने अपने पुरुषार्थ से इस मध्य प्रदेश को ताकतवर बनाने की कोशिश की है। हालांकि ये बात अलग है कि आज मध्य प्रदेश की 8.5 लाख की करोड़ की आबादी में 5 करोड़ 61 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और वो 5 किलो के सरकारी खाद्यान्न पर निर्भर है। जो विसंगति है, जो खाई है नीचे और सबसे ऊपर के बीच की, उस खाई को भरने की कोशिश हम सबको प्रयास करके करना चाहिए। और इस सरकार को भी जो है इस आर्थिक असमानता को कैसे दूर किया जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार को इस बात का वादा करना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए कि वो शिक्षा और चिकित्सा को इस प्रदेश के नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश के 69 साल के इतिहास में 2003 से अब तक की भाजपा सरकार है। इससे पहले 9 महीने की संवित सरकार और 2.5 साल की जनता पार्टी और इसके बाद 1990 में 2.5 साल की भाजपा सरकार के कार्यकाल को छोड़ दे तो अधिकांश समय कांग्रेस का ही राज रहा है। लेकिन भाजपा 2003 के पहले की कांग्रेस सरकार और उसके बाद की अपनी सरकार के काम गिनाती आ रही है। भाजपा का दावा है कि इन्हीं 20 सालों में एमपी आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड, प्रति व्यक्ति आय 12,000 रूपए से बढ़कर 1,40,000 हो गई। खाद्यान्न उत्पादन 159 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया। औद्योगिक विकास दर 0.61% से बढ़कर 24% हो गई। सकल घरेलू उत्पाद 71,594 करोड़ से बढ़कर 13,22,821 करोड़ रुपए हो गया। पूंजीगत व्यय 2,935 करोड़ रुपए से बढ़कर 56,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सड़कों की लंबाई मात्र 60,000 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 5 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई। ऊर्जा उत्पादन 5,173 मेगावाट से बढ़कर 29,000 मेगावाट से अधिक हो गया है। सिंचाई क्षमता 7,68,000 हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। मात्र 7,500 डॉक्टर थे, अब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या 51,000 से अधिक है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 21,234 से दोगुना बढ़कर 42,000 से अधिक हो गई है। 5 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 27 हो गए हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जिनके आधार पर भाजपा अपने राज्य में विकास के दावे कर रही है, तो कांग्रेस पर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने के आरोप भी लगाती आ रही है। भाजपा का दावा ये भी है कि जनता ने सरकार चलाने का जितना समय कांग्रेस को दिया, वो भाजपा को दिया होता तो मध्य प्रदेश आज हर मामले में देश का अग्रणी राज्य होता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे जय जय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जय की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 69वां स्थापना दिवस है मध्य प्रदेश का। चर्चा शुरू करें इसके पहले एक नज़र एजेंडा पॉइंट्स पर। 69 साल में कितना आगे बढ़ा मध्य प्रदेश।
संसाधनों की भरमार, फिर भी विकास में पीछे क्यों रह गया मध्य प्रदेश? क्या सचमुच कांग्रेस ने लगा दिया था बीमारू राज्य का कलंक? क्या है मध्य प्रदेश सरकार का एमपी को टॉप पर लाने का रोड प्लान? तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारी प्रशंसा और बहुत सारी आलोचना, लेकिन पिछले 20 साल की बात करें तो मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त बदलाव की बात हुई है। तमाम क्षेत्रों की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें, इसके साथ साथ उद्योग की बात करें, चौतरफा अच्छी बातें हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्काइप पे हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता केदार शंकर सिरोही जी और मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर मेरी आदत के मुताबिक चर्चा की शुरुआत पत्रकारिता से करना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन एक तटस्थ राय जाए जिसमें प्रशंसा भी हो और समालोचना का भाव भी हो। मैं श्री शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे चर्चा की शुरुआत करें कि मध्य प्रदेश के 69 साल कैसे बीते और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसा वो देखते हैं। एक लाइन में जरूर मैं जोड़ूंगा अपनी तरफ से कि जैसे पूरी दुनिया में 21वीं सदी भारत की है, वैसे संपूर्ण भारतवर्ष में 21वीं सदी मध्य प्रदेश की है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी शर्मा जी की राय। नहीं, निश्चित रूप से राघवेंद्र जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक समय था मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य रहा, लेकिन आज वाकई वो करीब 5-6 बातों में देश के अग्रणी राज्यों में है। और मध्य प्रदेश की लगभग 12-13 योजनाएं ऐसी हैं जो योजनाएं देश के अन्य राज्य जिनका अनुकरण कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एक समय हुआ करता था कि मध्य प्रदेश अपने खाने के लिए गेहूं बाहर से बुलाता था। अब हम मध्य प्रदेश वासी निर्यात करते हैं गेहूं का। हमारे यहाँ का जो ब्रांड थे, सरबती गेहूं समझ लीजिए, विदिशा की, सीहोर की, रायसेन की, या तुअर दाल नर्मदांचल की समझ लीजिए, इसकी डिमांड अब दुनिया के दूसरे देशों में भी हुई है। तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश को वाकई जो अवसर इस समय मिला हुआ है, एक प्रकार से मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश माना जाता है, लेकिन हृदय की जितनी चिंता पहले की जानी चाहिए उतनी चिंता किसी ने नहीं की। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं एक करवट ली है, और इसका श्रेय कोई ले या ना ले, मैं समझता हूं उसके बजाय भविष्य की जो चुनौतियां आ रही हैं, भविष्य की चुनौतियों की बात की जाना चाहिए। एक उदाहरण देकर के राघवेंद्र जी और देना चाहता हूं जी जी। कि मध्य प्रदेश की ये जो धरती है, अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच की जो पट्टी है, ये कल्पना कर सकते हो यहाँ पर मानव सभ्यता तब भी थी जब यूरोपीय प्लेट की विघटन नहीं हुआ था, हिमालय नहीं था, गंगा नहीं थी, तब भी नर्मदा थी, चंबल थी, बेतवा थी। तो कुल मिलाकर के रामायण काल में इस क्षेत्र का उल्लेख है, महाभारत काल में इस क्षेत्र का उल्लेख है, शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल, सब में इस क्षेत्र का उल्लेख है। ये प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। यहाँ हीरे निकलते हैं धरती के भीतर से, कोयला, बॉक्साइट सब निकलता है। सागौन के जितने वृक्ष मध्य प्रदेश में थे उतने कहीं नहीं थे, लेकिन किन्हीं भी कारणों से मध्य प्रदेश पिछड़ता चला गया। लेकिन अब मध्य प्रदेश ने एक करवट ली है, और मैं समझता हूं इस करवट का सबको स्वागत करना चाहिए। और एक भविष्य के मध्य प्रदेश की कि जिस खास तौर से ये जो 2-3 योजनाएं लागू हुई हैं, मैं निश्चित रूप से किसी को अगर लगे कि राजनीतिक दृष्टि से कह सकता हूं, तो आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसान भी हूं, तो 15%, 16% पर किसानों को जो ऋण मिलता था, तो खाद बीज का जो 0% किया शिवराज ने निर्णय लिया। और ठीक उसी प्रकार ये जो 2 निर्णय मोहन यादव के हैं, ये जो क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स मीट है, इससे कहीं ना कहीं जो लोकल उत्पाद है उस आधार पर जो फैक्ट्रियां लगेंगी, स्वरोजगार मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये दोनों बातें किसान के हित में रही हैं और क्षेत्र के औद्योगिक विकास के हित में है। इन सब का स्वरूप अगले आने वाले 5 से 10 वर्षों में दिखेगा। एक बात और कहना चाहूंगा, जी जी। मैं कांग्रेस की इस मामले में प्रशंसा करूंगा कि कुछ मामलों की नींव उन्होंने रखी। जैसे मान लीजिए सरदार सरोवर की नींव उनकी थी, संजय सरोवर की नींव उनकी थी, लेकिन नहरें नहीं बन पाई। इस सरकार ने चूंकि नहरें भी बनाई हैं, तो नींव दोनों सरोवर की, संजय सरोवर का पानी जो कि मेरे गांव में आता है, संजय गांधी जी के नाम पर है वो संजय सरोवर, लेकिन नहरें नहीं बनी थी। तो इन दोनों सरोवर की नींव कांग्रेस ने रखी। जी।
भाजपा सरकार की प्रशंसा, नींव रखने के लिए कांग्रेस की और उसके विकास के लिए भाजपा सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। जी बिल्कुल शर्मा जी, दरअसल जो आज के दिन जो स्वर होना चाहिए मध्य प्रदेश की तरफ से, वो उस स्वर को आपने एक ऊंचाई दे दी है। और एक, मैं नहीं कहता कि सप्तम में है, लेकिन पंचम में तो आप ले ही गए इसको, कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आपने बात की है। कांग्रेस बुनियाद के पत्थरों की तरह है, जिसने कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विकास की नींव रखी, और बीजेपी ने 20 साल में उसको एक बड़ी इमारत के रूप में ऊपर ले गई। और कह सकते हैं कि उस नींव के, उस इमारत के शिखर पर बीजेपी जरूर है, लेकिन बुनियाद में कांग्रेस है। तो आज की बातचीत के जो स्वर हैं वो बड़े पॉजिटिव है, बड़े सकारात्मक है। मैं सबसे अंतिम में आऊँगा केदार जी आपकी तरफ, सुन लेते हैं भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका जी क्या कहती, क्योंकि आज के सुर जो है, आज के स्वर बड़े सकारात्मक है, और मध्य प्रदेश को सबने मिलजुल कर बनाया है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सब ने मिलकर बनाया, चाहे वो व्यापारी हो। तो मुझे लगता है कि जो आज के स्वर हैं, और यही स्वर अगर पूरे 5 साल रहे तो मध्य प्रदेश में मिलजुल कर आगे बढ़ने का रास्ता, मार्ग और प्रशस्त होगा। प्रियंका जी आपकी राय। नमस्कार, मेरे सभी वरिष्ठ को मेरा प्रणाम और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हमारा मध्य प्रदेश है, निश्चित तौर पे सभी के संघर्ष के साथ में और सभी के साथ में जो है वो आगे बढ़ रहा है, और नई इमारत अपने अगर बात करें तरक्की की, उन्नति की, लिखता चला जा रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि नीति और रीति और नियत को स्पष्ट रखते हुए जब आप पूरी तरह से सकारात्मक होकर प्रयास करते हैं तो जो रिजल्ट निकल कर आते हैं वो हमारा मध्य प्रदेश दिखाता है। आज अगर हम बात करें तो चाहे बहनों की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, या युवा की बात हो, या अगर हम किसान भाइयों की बात करते हैं, तो सभी के विकास के लिए अगर हम सतत प्रयासरत रहे थे और जो सपना हम देखते थे आज वो साकार होते हुए, और अगर हम बात करें पूर्ण होते हुए जब देखते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। जो मध्य प्रदेश की रीढ़ मानी जाती है कृषि, आज अगर हम बात करें किसानों की आय जो है वो उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है। अगर हम कहते हैं कि किसान का जो रकबा है, तीसरी फसल का रकबा जो 16 लाख हेक्टेयर जो आज उन्नति हुई है, जिससे उनको तीसरी फसल भी प्राप्त हो पा रही है, जो एक उनके लिए मुनाफा पैदा करती है, तो उसमें भी आज अगर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी अगर हम देखते हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, या और भी संसाधन में जिस हिसाब से उन्नति मध्य प्रदेश की हुई है। देखिए, मैं बहुत सकारात्मक तौर पर बात करूँ क्योंकि मेरे वरिष्ठ आदरणीय रमेश जी भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं निश्चित तौर पर ये बात कहूंगी कि कोई भी विकास की यात्रा कभी कंप्लीट नहीं होती, हमेशा वो एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा उसमें हम नए अपडेशन होना आवश्यक है और वो होते भी रहना चाहिए। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश आज धीरे धीरे अपने आयामों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो सभी के साथ से मुझे लगता है कि आगे जो हम सपना देखते हैं निश्चित तौर पे हम उसे भी पूर्ण करेंगे, और जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना सभी ने मिलकर के की है, निश्चित तौर पर उसके सभी के प्रयासों के साथ उसको हम प्राप्त भी करेंगे। बिल्कुल प्रियंका जी, कितना अच्छा हो कि जो बात शर्मा जी कह रहे थे उसे आपने आगे बढ़ाया, और कांग्रेस भी उसको आगे बढ़ा रही है। और केदार शंकर सिरोही तो एक ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो कांग्रेस के नेता कम किसान ज़्यादा हैं, और मैं उनको बहुत निजी रूप से भी जानता हूं। जब उनसे किसानों की बात होती है तो वो पार्टी का हित है, पार्टी लेवल से ऊपर उठकर बात करते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश की आज जो विकास यात्रा हम देख रहे हैं उसमें किसान का जो हिस्सेदारी है या किसान की जो भूमिका है, उसको अगर हम अलग हटा दें तो मध्य प्रदेश बड़ा गरीब और कंगाल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोगों की भूमिका कम है, लेकिन बिना कृषि मध्य प्रदेश बहुत ही नीचे जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्राण कृषि में बसते हैं। तो केदार जी, किसानों के बिना तो देश की भी जो खुशहाली है वो अधूरी है, और मध्य प्रदेश तो बिल्कुल उस पर निर्भर है एक तरह से, चाहे वो नर्मदा मैया की आसपास की तराई हो, चाहे वो हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ हो, और वहाँ की इमारती लकड़ी की हम बात करें, और खाद्यान्नों की बात तो रमेश शर्मा जी कर ही चुके हैं। आपकी राय, मध्य प्रदेश का भविष्य कितना बेहतर होगा और सब मिलकर उसे कितना और स्वर्णिम बना सकते हैं? जी धन्यवाद। पहले तो आपको दीपावली की शुभकामनाएं, और हमारे जो स्थापना दिवस है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, उसकी शुभकामनाएं और बधाई। और हम सब लोगों को ये प्रण करना चाहिए, ये प्रार्थना करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रदेश को जितना ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास एक सकारात्मक रूप में हो सकते हैं। जितनी ज्यादा हम सकारात्मकता सोचेंगे उसमें है। विपक्ष के लिए है कि प्रदेश को आगे ले जाना है, तो हर छोटे मोटे मुद्दे पे बहुत ज्यादा से ज्यादा
संघर्ष करना चाहिए, सरकार से प्रश्न करने चाहिए, उनसे जवाब लेने चाहिए, तो पारदर्शी जो विकास है वो बड़ा हो सकता है। आपने पूछा कि मध्य प्रदेश का फ्यूचर, देखिए मध्य प्रदेश का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। अगर हम खेती के उससे देखें तो आज हमारे पास 30-35 तरह की जमीन है, अलग अलग तरह का क्लाइमेट है हमारे पास, बहुत डाइवर्सिफाई हमारे रीजन है। मालवा रीजन की अपनी ताकत है, विंध्य की अपनी है, महाकौशल की अपनी है, चंबल की अपनी। हमारे यहाँ डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर में है, जिसमें अलग अलग तरह की हम लोग फसलें ले सकते हैं। जैसे शर्मा साहब ने कहा कि हमारा सरबती गेहूं है, तो हमारे पास दाल भी है, तो हमारे पास कपास भी है, तो हमारे पास लहसुन है, आलू है, हमारे पास चंबल की सरसों है, तो हमारे पास रीवा सतना की तरफ से धान है, तो हमारे पास बालाघाट का GI टैग धान है। तो बहुत अच्छी तरीके से बीच का जो हमारा बेल्ट है, ये गेहूं का बेल्ट है, दलहन में हम लोग हैं। ये हमारे लिए एक तरीके से ताकत है कि डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर होने के कारण हमारे यहाँ बड़ा मजबूती से खेती हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती है। और ये बातों में नहीं, आंकड़ों में भी हमको देखने को मिलता है। आज 48% का जो स्टेट का जो रेवेन्यू है, उसमें GDP में, स्टेट GDP का SGDP में हमारा शेयर है। 65% लोगों को डायरेक्ट एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी जमीन, हमारी जलवायु और हमारे पास जो संसाधन है, इन चीज़ों का सही तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं, तो हम वाकई में नंबर 1 एग्रीकल्चर में रह सकते हैं। ऑर्गेनिक में हम लोग नंबर 1 जा सकते हैं। दूसरी जो वैल्यू एडिशन वाली चीजें हैं, उसमें हम लोग जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के पास बहुत से चैलेंज थे, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते। मध्य प्रदेश के लोगों ने, सब लोगों की मेहनत है, जैसे आपने बताया, मजदूर से लेके उद्योगपति तक, अधिकारी से लेके नीचे का कर्मचारी तक, सब लोगों का ये एक दौर था जब हम आज़ाद हुए। और उसके बाद 1956 के बाद जब हमारा राज्य बना, तो हमारा एक तो बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया था, और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ दूर दराज इलाका बहुत था, जिसको हम लोग जंगल का इलाका कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन थी जो एजुकेशन से पिछड़ी हुई थी। जब 1980 का दौर था, जब जो बीमारू राज्यों की लिस्ट बनी थी, राजस्थान बीमारू जो बना था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनको मिला के जो बीमारू कहा था, तो बीमारू में यही चीज निकल के आई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या दर हमारे यहाँ थी, हमारा जो लोग थे वो रिमोट एरिया में अधिकतर रहते थे। उसके बाद में शिक्षा का स्तर कम था, मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। ये 80 जब के पहले का जब बीमारू का टेग आया, तो सरकारों ने बहुत अच्छे से काम किया, उन सब चीज को रेक्टिफाई किया। हमने अपनी स्कूलें बनाई, हमने अपने विभाग बनाए, हमने अपनी न्यायालय बनाई, हमने अपने पुलिस थाने बनाए। तमाम तरह की जो जरूरत है, एक इंफ्रा व्यवस्था होती है, रेलवे लाइनों का जो काम हुआ, बस स्टैंड का काम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के जो संसाधन बनने थे वो थे, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करनी थी, आपका इरिगेशन के लिए उसको जगह को आइडेंटिफाई करना, प्रोजेक्ट बनाना, उन प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में आए। R&D रिसर्च के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, उनको फंड देना, तमाम तरह की चीजें जो है हुई, और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश हमारे पास में है। परंतु अभी हम लोगों को एक विकास की तरफ ले जाना है, और दूसरा आने वाले चैलेंज के लिए भी लड़ना है। हमें 2 मोर्चों पर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा। जो विकास है उसको और आगे गति देना है, और जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे आज बेरोजगारी का चैलेंज है। मैं लौटता हूँ आपके पास जी। अगले दौर की बातचीत में बहुत कुछ आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बात तो शर्मा जी मैं जरूर कहूँगा कि 20 साल के शासन में बीजेपी के लगभग 18 साल शिवराज सिंह चौहान के शासन काल के गिने जाएंगे, और उसमें कोई शक नहीं कि जिस ढंग से किसानों के लिए, खेती के लिए काम हुआ, वो मुझे लगता है कि एक तरह से उसको रेखांकित करना जरूरी है। महिलाओं की बात करें, बेटियों की बात करें और महिलाओं की बात करें, तो मध्य प्रदेश में माइलस्टोन माने मील के पत्थर साबित हुए हैं, और मोहन यादव की सरकार अब कुछ नया करना चाहती है। तो ये 2 बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी समालोचना की तरफ जाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का मामला है वो कमज़ोर है, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। सेहत की बात करें तो जो आंकड़े बता रहे हैं कि 7,500 डॉक्टर हुआ करते थे जब मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब 27 मेडिकल कॉलेज हैं, और डॉक्टरों की संख्या और पैरामेडिकल स्टाफ 51,000 से ऊपर है। लेकिन आप देखिए कि जो अस्पतालों में पलंग होते थे, बेड होते थे, वो 21,234 हुआ करते थे, अब वो बढ़कर सिर्फ 42,000 रुपये, जो
लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख पलंग होने चाहिए थे। तो स्वास्थ्य सेवा में काम करने की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज तो बन रहे हैं, तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में ये दिक्कतें भी दूर होंगी। शिक्षा के मामले में हमारा प्राइमरी एजुकेशन बड़ा कमज़ोर है मध्य प्रदेश का। अगर उसको बेहतरी उसमें की जाए तो मध्य प्रदेश के लड़के आगे जाके बहुत नाम रोशन करते हैं, लेकिन बुनियाद कमज़ोर होती पढ़ाई की तो वो दिक्कत में जाते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, गुड गवर्नेंस की मध्य प्रदेश को बहुत ज़रूरत है। करप्शन का मामला तो पूरी दुनिया में है, देश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। उस पर भी ये 3 मुद्दे ऐसे हैं, अगर इन पर काम हो जाए तो कह सकते हैं कि जो राम राज्य अयोध्या से शुरू हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी पुष्पित और पल्लवित हो सकता है। शर्मा जी, आपकी राय? देखिए, निश्चित रूप से ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही है। एक बात जरूर मैं यहाँ पर कहूंगा कि जब मध्य प्रदेश बना था या स्वतंत्र हुआ था, तो मध्य प्रदेश बनते समय यहाँ पर शिक्षितों की इतनी संख्या भी नहीं थी कि उस समय यहाँ जितनी जरूरत थी, बाबुओं की जरूरत थी, सिपाहियों की जरूरत थी, वो पूर्ति हो सके। अन्य प्रांतों के शिक्षित युवाओं ने आकर के यहाँ पर वो रोजगार की सरकारी नौकरियों के पद भरे थे, खाली पड़े रहते थे। लोगों से घर में पूछते थे, ये मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है, और बच्चे नहीं मिलते थे। आज लेकिन ये विकास की करवट है कि कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश के डॉक्टर अमेरिका में हैं और मध्य प्रदेश के बच्चे नासा के इंजीनियर, नासा का जो वहां काम कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर दो चीज आ रही है। प्रतिभा की भारत में कमी नहीं है। दो जो समय के साथ चुनौतियां हैं, एक चुनौती आने वाली है युवाओं के बीच में संस्कार की और रोजगार की। पता नहीं क्या बात है, हमने कहीं ना कहीं एक अंगड़ाई ली है, शिक्षा में भी अंगड़ाई ली है, आर्थिक प्रगति में भी अंगड़ाई ली है, कृषि के विकास में हमने अंगड़ाई ली है, कई क्षेत्रों में हमने अंगड़ाई ली है। लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों के अभाव के कारण, मैं कल ही मीडिया में देख रहा था, मध्य प्रदेश में 3 ऐसी घटनाएं कुसंस्कारी बच्चों की हुई जिन्होंने अपने परिवार में किया। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में समाज को भी चेतन होना चाहिए। उनकी पीढ़ी के भीतर कैसे संस्कार आए, वो युवा किस रास्ते पर चलें, एक बात ये होना चाहिए। दूसरा, सरकार जो एक काम कर रही है थोड़ा, लेकिन उसकी गति धीमी है। नौकरियां आप किसी को अब दे नहीं सकते। अब इंसान का काम राघवन जी मशीन कर रही है। अब टीवी एंकर तक तो अब मशीनें हो गई, हार्ट का ऑपरेशन मशीनें कर रही हैं। तो कुल मिला करके कहीं ना कहीं स्वरोजगार की जो बात हो सकती है कि गांव की जरूरत गांव में ही पूरी हो, जिले की जरूरत जिले में पूरी हो, बच्चे स्वरोजगार से लगे। मैं समझता हूं संस्कार की और रोजगार की, इन दोनों दिशाओं में बहुत काम करने की जरूरत है। अस्पतालों में 2 चीजों में राघवन जी कहूंगा कि इसमें अब कमी, चाहे सरकार की कमी हो या परिस्थिति हो। आप मुझे बताइए, एक समय था 2000 कुछ दिनों के बाद में शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की सारी स्थिति कमजोर हुई। अस्पतालों का जो व्यवसायीकरण हुआ है, प्राइवेट अस्पताल खुले, उससे सरकारी अस्पतालों की गिरावट आई। इस पर भी कहीं ना कहीं चुनौती पूर्वक विचार होना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रियंका जी, आपकी राय? देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग शुरुआत करते हैं, तो वर्तमान की जो स्थिति है वो मैंने कहा आयाम दर आयाम हमें निरंतर उसमें प्रयास करने पड़ेंगे कि विकास कोई एक दिन का कार्य नहीं है। निरंतर उसमें जागरूकता की भी जरूरत है और सहयोग की भी जरूरत है। और सरकार जिस प्रकार से एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र भी जैसे आपने बात करी, तो मेडिकल फील्ड हो चाहे टेक्निकल फील्ड हो, उससे वाली बात आती है स्किल्ड एजुकेशन की, जिसको पहले तो एक समय पे हुआ करता था पर बीच में उस चीज को ड्रॉप आउट किया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जिस शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद भी शिक्षा के स्तर में बहुत परिवर्तन आए। परंतु अगर हम देखें, जो पहले जो हमारे बुजुर्गों ने स्किल्ड एजुकेशन लिया, उसका बेनिफिट उनको लाइफ में भी आगे भी काफी मिला, परंतु बीच में उसको क्यों ड्रॉप किया गया, ये एक विचारणीय विषय। परंतु आज वापस कौशल युक्त अगर शिक्षा होती है तो निश्चित है कि आगे युवाओं को भी उससे मदद मिलती है, रोजगार में भी उसमें सहायता होती है। उस और भी अब सरकार ध्यान दे रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बेटियों के, जैसे हमने चर्चा की थी, तो ये एक बहुत बड़ा विषय, क्योंकि मैं बिटिया के तौर पे भी और अगर जब काम करती हूँ महिला के तौर पे भी, तो ये चीज हमें गांव में जब जाते हैं तो ये चीज बहुत देखने को मिलती है कि बेटियों को लेकर के लोगों को क्या पहले नैरेटिव होता था और अब उस नैरेटिव को किस तरीके से चेंज किया गया है। परिवर्तन तो आया है, लेकिन अभी भी मैं फिर ये बात कबूल करूंगी कि अभी लड़ाई और बाकी है। अभी मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ना है और निश्चित है कि प्रतिपक्ष का भी उसमें सहयोग उतना ही जरूरी है कि वो सकारात्मक तौर पे आगे आए और उतना ही सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको सहयोग के तौर में आगे लेकर के चले
ठीक बात उसी है, के प्रियंका बाद जी। ही सारी चीजें, जिस तरीके से आज इंडस्ट्रियल समिट हुई है जिसको रीजनल लेवल पे अगर ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि वोकल फॉर लोकल को भी अपनाया जा सके ठीक बात। और हर जगह के संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग और सकारात्मक उपयोग हो सके। उसी के साथ में सांस्कृतिक अभ्युदय जो हमारी सरकार के सामने हुआ है, ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर। मध्य प्रदेश जो कि सभी का अगर कह सकते हैं कि मध्य क्षेत्र जो हृदय माना जाता है भारत का, और सबसे अच्छी बात है कि सभी प्रदेशों का एक समावेश मध्य प्रदेश के अंदर देखने को बिल्कुल, मिलता है। तो आप ठीक सांस्कृतिक अभ्युदय ठीक के साथ में प्रियंका जी, आप ठीक कह रही हैं। पर्यटन को आगे दरअसल बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के निर्माण के साथ ही यहाँ बहुआयामी संस्कृति, उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हम बिहार की बात करें, सभी लोगों ने मिलकर काम किया। केदार जी, दरअसल सारा मामला हम कृषि की बात करें, सिर्फ इसी पर फोकस करें तो कृषि उत्पादन, उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, अब फूड प्रोसेसिंग की बात भी हो सकती है, लेकिन समय की कमी है तो 1-1.5 मिनट में अपनी बात पूरी करें कि कृषि के क्षेत्र में अगर सरकार जो कृषि उत्पाद हो रहा है उसकी मार्केटिंग करे, पैकेजिंग करे, और जैसा शर्मा जी ने कहा कि निर्यात की बहुत प्रचुर संभावना है, तो मध्य प्रदेश कृषि के मामले में आगे तो है ही, वो इसमें धन कमाने में भी बहुत आगे हो जाएगा। आपकी छोटी टिप्पणी। देखिए सर, ये बहुत संक्षेप में जी। महत्वपूर्ण है और इस पर हम सब लोगों ने काम करना ही चाहिए। आज मंडी टैक्स जो है वो 1500 करोड़ करीब का सरकार को कमाई आती है मंडी टैक्स से। केदार जी, उस पैसे समय कम से है, सिर्फ वैल्यूएडिशन की 30 सेकंड में बात पूरी कर लें क्योंकि इसके बाद एक कमर्शियल एड की तरफ जाएंगे हम जी। मेरा ये कहना है, जो 1500 करोड़ रुपया मंडी टैक्स का आ रहा है उसको हम लोगों को वैल्यूएडिशन में लगाना चाहिए। सरकार ने फोकस लगाना चाहिए, जिससे जो अभी बीज का, जैसे अभी आलू और प्याज इनका आया था कि 33% ही किसान को मिलता है, 66% जो है वो बाजार में जो मिडिल मैन ले जाते हैं, उसका हिस्सा किसान की तरफ बढ़ना चाहिए। ये तभी संभव है जो हमारा मंडी का पैसा है उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन में लगाएं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जय तो हो रही है, लेकिन ये जय जय का जो नगाड़ा है वो खूब बजे और पूरे देश और दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, आपका साधुवाद। और केदार जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो IND एजेंडा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।